देखो बच्चों, हमने देखा कि कोई कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। बट अगर हम बात करें किसी डाइलेक्ट्रिक की तो क्या होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, बच्चे पूछते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। बच्चों डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर ही एक तरीके से आप मान सकते हो। बट मैं आपको एक क्वेश्चन असाइन करता हूँ, आप लोग लिख लो बच्चे क्वेश्चन। आपको नेट पे सर्च करना है कि कहीं भी सर्च करना है इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क होता है। लगभग सेम ही मिलेगा, बट आप एक बार देखना कि इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में भी क्या फ़र्क होता है। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको ये मान के बता रहा हूँ कि मान के चलो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। अभी हमने कंडक्टर का बिहेवियर देखा कैसा होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर में एक मेजर फ़र्क होता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कहने का मतलब ये है, ये इंसुलेटर का कोई इंसुलेटर है नॉन कंडक्टर, उसका एक एटम ले लो। इधर देखो अच्छे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, समझना, फिर हम आपको टाइम देंगे क्वेश्चन भी पूछना आराम से, जो कि ज़रूरी है। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर नहीं आ सकते और लगभग ये मान के चलो आ ही नहीं सकते, बहुत हद तक नहीं आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई सवाल नहीं होता है। इस तरीके से मान के चलो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंडक्टर में करते हैं। इंसुलेटर मतलब एक वो घर जिसमें पेरेंट्स बच्चों को बाहर जाने का परमिशन नहीं देते हैं। समझे या नहीं समझे। बट अब ये कहानी आई कि अगर इंसुलेटर, कोई एक इंसुलेटर है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो यहाँ क्या होगा। देखो बच्चों, जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं या डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को भी दो हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इसको भी दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स और एक होता है नॉन पोलर। अभी नॉन पोलर और पोलर क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने जब आप लोगों को डाइपोल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर मान लो हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, वो कब्जा मारता है नेगेटिव चार्ज पर। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह रिसाइड नहीं करता है, उससे वो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है, पोलर। जब मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक बताया था तो ये बताया था, देखो बच्चों जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह लाई करे। कभी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुई और दोनों के दोनों अच्छे स्वभाव के हैं, दो दोस्त हैं, अच्छे हैं भाई, कोई ऐसा नहीं है जो बदमाश हो। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की छीना झपटी नहीं होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का, इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक की जगह लाई करता है, इससे बनता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट अगर हमारे पास किसी एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो कि एक एटम ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन का भूखा हो, इलेक्ट्रॉन का भूखा, वो कहे कि नहीं इलेक्ट्रॉन तेरे पास नहीं रहने दूंगा, बॉन्ड बना ले इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास ही रखूंगा, खींच लूंगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं, इंसुलेटर भी, पोलर और नॉन पोलर। खैर पोलर हो या नॉन पोलर हो, बात सिर्फ इतनी सी है, इलेक्ट्रॉन तो फिर भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना अलाउड होता ही नहीं है यहाँ पर। समझे नहीं समझे। देखो बच्चों, आमतौर पे आप देख सकते हो, ये तो खैर हमने एक रैंडम सा एग्जांपल ले लिया, बट इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बाहर नहीं हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबली नहीं हो सकता है। तो अब ऐसे केस में क्या हो क्या अब इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या उसकी कोई और वैल्यू होगी। तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा, अब ऐसे केसेस में एक खास बात होती है बच्चों, ऐसे केसेस में जब हम पोलर की बात करते हैं, नॉन पोलर की बात करते हैं, इनको हमको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अलग अलग कैसे, देखो बच्चों अलग अलग कैसे, अलग अलग ऐसे कि हम दोनों की फिगर बनाते हैं, पोलर का कैसा बिहेवियर होगा और नॉन पोलर का बिहेवियर कैसा होगा। जैसे मान लो बच्चों ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ऐसे इसके पोल्स नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जैसे मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था तो कुछ ऐसा था,
बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। अभी पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक क्रिएट की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की तो उसका मतलब यहाँ पॉजिटिव शीट रखी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर खींच जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है, ये मैं बच्चों थोड़ा सा आराम से समझाता हूँ। देखो कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर है, ठीक है। अब इसके पास अगर एक पॉजिटिव शीट रख दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं निकल सकता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खींच जरूर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर खींचने लग जाएंगे। तो ऐसा था और अब कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच के इधर आने लग जाएंगे। कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो अगर कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नॉन पोलर से क्या हो जाता है, नॉन पोलर से क्या हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, नॉन पोलर से पोलर बन जाता है। बोलो बच्चे किसी को डाउट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था तो वो पोलराइज हो गया। बट अगर पहले से ही कोई पोलर मॉलिक्यूल रखा हुआ है तो क्या होगा, जैसे एज एन एग्जांपल मान लो हमारे पास एक बॉडी रखी हुई है या कुछ रखा हुआ है जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर पोलर मॉलिक्यूल को फील्ड एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर तो ये पहले से ही पोलराइज है, इसके अंदर पोलराइजेशन तो कोई खास नहीं होगा, बट रीओरिएंटेशन हो जाएगा। अब ये रीओरिएंटेशन कैसा होगा, रीओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा खिसक के, ये जो नेगेटिव चार्ज था वो खिसक के लेफ्ट साइड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज राइट साइड आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ शीट रखी होगी तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझे बच्चे, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये रीओरिएंटेशन होगा, इसमें रीओरिएंटेशन, ऐसा रीओरिएंटेशन कि नेगेटिव चार्ज अपने आप को एक साइड ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। ये केस होता है इन केस ऑफ, तो देखो जो लास्ट क्लास में हम ये पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक हो तो डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसमें जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो तो रीओरिएंटेशन कर लेगा और जो नॉन पोलर होगा वो क्या करेगा, पोलराइज हो जाएगा। बट उन दोनों प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, हमें क्या फायदा होता है। जैसे मान लो लेट अस कंसीडर वी हैव एन एग्जांपल, इधर देखो बच्चे हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, तो हमने कहा ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर एग्जिस्ट करता है, ये था। इसको जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ होगा, कुछ देर बाद ये कैसा हो जाएगा, कुछ देर बाद ये पोलराइज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। हाँ बच्चे रुक तो जाओ। देखो बच्चे तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये पोलराइज हो गया। बट इस पोलराइजेशन से क्या असर होगा, इस पोलराइजेशन से क्या असर होगा, क्या फर्क आएगा। एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, इस पोलराइजेशन से यहां पर ये असर होगा कि इसके अंदर पोलराइजेशन होगी तो हर एक एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, जैसे मान लो कोई हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, जब वो नॉन पोलर था पोलराइज हो गया। जब वो पोलराइज हो गया तो पोलराइजेशन से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना और ऐसे स्ट्रक्चर से हर मॉलिक्यूल के अंदर खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। कैसे, क्योंकि मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक जगह लाई नहीं कर रहा है, इस वजह से मॉलिक्यूल के अंदर खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो क्या यहां पर भी ऐसा ही होगा, जितनी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी अंदर की होगी। देखो बच्चे यहां पर मॉलिक्यूल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट क्रिएट तो कर लेते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि वो जितनी आउटसाइड होती है या एक्सटर्नल होती है उसके बराबर इंटरनल नहीं कर पाते। जैसे आउटसाइड ले लें या एक्सटर्नल ले लें, उतनी ठीक नहीं कर पाते। तो जितना एक्चुअली क्या है कि जैसे एक्सटर्नल राइट साइड जा रही है और इंटरनल लेफ्ट साइड जा रही है, तो ठीक है इंटरनल डेवलप तो हो रही है, बट वो परफेक्टली बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, तो इससे कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इंटरनल से तो इंटरनल उसको कैंसिलेशन की कोशिश तो करेगा, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल
नहीं हो पाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो पाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी। मैं फिर से बच्चों रिपीट करता हूं, कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो बाहर वाली के बराबर होती थी और अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती थी। बट यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मान लो चाहे इसका केस लेंगे इसका केस लेंगे, दोनों ही केसेस में जो हर एक मॉलिक्यूल होता है वो खुद भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेता है, चाहे रीओरिएंटेशन करके या पोलराइजेशन करके। बट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होती है वो बाहर वाली के बराबर नहीं हो पाती ताकि उसको पूरी परफेक्ट तरीके से कैंसिल कर पाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाती है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पे काफी सारा डिस्कशन किया, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। बट यहाँ पर जो चाहे रीओरिएंटेशन हो चाहे पोलराइजेशन हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाती, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से प्रोड्यूस नहीं कर पाते ताकि नेट जीरो हो जाए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, अगर हम कंडक्टर को कंपैरिजन करें डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो जब कोई कंडक्टर प्लेस्ड होता है, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में होता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक में ऐसा होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, नॉन जीरो रहती है। तो ये चीज बस बच्चों हमको बतानी है अभी आपको हाल फिलहाल। अच्छा, इसके बाद हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम होता है पोलराइजेशन। देखो जब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, अब एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और ये पोलराइज हो गया, तो अब इस पे कितना पोलराइजेशन होगा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो किस चीज पे डिपेंड करता है पोलराइजेशन, जैसे मान लो अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं, इसमें पोलराइजेशन हुआ है, उसको मैं अगर P से रिप्रेजेंट कर दूं, P फॉर पोलराइजेशन, कितना बेसिकली पोलराइजेशन हुआ है इसके ऊपर, कितना असर आया है इसके ऊपर, अगर मैं उसको P से रिप्रेजेंट करूं, तो कोई भी चीज जैसे यहाँ मॉलिक्यूल है ये कितना पोलराइज होगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे, एक्सटर्नल ऐसे कि हमने कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस की है बाहर। जैसे मान लो बच्चों मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों का रिजल्ट दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक आप कितनी पढ़ाई करते हो और एक मैं आपको कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है और आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो ये एक इंटरनल फैक्टर है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पोलराइज हो रहे हैं, इनको हम पोलराइज कर रहे हैं फील्ड में रख के, तो जितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड होगी, ये फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उन पे उतना ज्यादा बेहतर असर पड़ेगा। जैसे मैं आपको जितना अच्छा पढ़ाऊंगा तो उसका उतना अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पोलराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से आप पे फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, बट सिर्फ मेरे से डिपेंड नहीं करेगा, आप पे भी डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनल फैक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इस इंटरनल फैक्टर को हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, यहाँ इस इंटरनल फैक्टर को हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। खैर आपको टर्म याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है बच्चों, कुल मिला के ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे, ये ससेप्टिबिलिटी जो होती है ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है। एक बार आप ग्रीक अल्फाबेट देख लेना। तो बच्चों इसमें आप लोग को अभी फिलहाल ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में एग्जामिनेशन में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। जब हम लोग मैग्नेटिक पोलराइजेशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो आपको काफी डिटेल में चीजें पढ़ाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक पोलराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो बच्चे ये हमारे पास रखा है, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो फील्ड में रखने से इसमें पोलराइजेशन हो रहा है, तो पोलराइजेशन इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड करता है इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, और एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की है। जिस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कि मैंने आपको कितना अच्छा पढ़ाया है और आपकी ससेप्टिबिलिटी, मतलब आप कितना अच्छे से खुद उस चीज को गेन कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। ऐसे ही अगर हम किसी चीज को मैग्नेटाइज करते हैं, जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां आपको पोलराइजेशन के बारे में बताएंगे, जो कि डिटेल में आपको पता चलेगा, तो हम यहाँ उसको यूज करेंगे।